एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। हमने अपनी पिछली कड़ी में भी कहा था कि युद्ध एक टीम वर्क है। भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक सेवाएं आपसी तालमेल से ही युद्ध को विजय की ओर ले जा पाती हैं। मेडिकल सर्विस यानी कि चिकित्सकीय सेवा उनमें से एक प्रमुख सेवा है। हम सब जानते हैं कि युद्ध और जोखिम एक दूसरे के पर्याय हैं। शारीरिक अंगों से लेकर प्राणों तक की क्षति युद्ध में एक सामान्य सी बात है, लेकिन चिकित्सकीय सेवा समझती है एक सैनिक की सेहत और उसकी जान की अहमियत। इसीलिए सीमा पर लड़ रहे सिपाही के एकदम पास पहुंचकर अपने फर्ज को अंजाम देती है ये सेवा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इसी सेवा से जुड़े इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के शर्मा से। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के शर्मा 74 इयर्स आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर हुआ हूँ 1996 में। मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची थी जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, क्योंकि एनसीसी और ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट में मैंने काम किया। आई वाज ऑफिसर कैडेट, इसीलिए मुझे फाइनल ईयर में एज सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में परमानेंट कमीशन दे दिया था। और फिर उसके बाद 65 वार शुरू हुई 1965 6 सितंबर को। जब लड़ाई शुरू हुई तो मेरे हाथ में पोस्टिंग ऑर्डर पकड़ा दिया 19 डिव का। दिल्ली से आई वाज पोस्टेड टू 19 डिव J&K में। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को जब सीमा पर जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने संबंधी लिखित आदेश मिला, उस समय वे 26 जनरल हॉस्पिटल दिल्ली में पोस्टेड थे। आदेश के मुताबिक कर्नल शर्मा उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं जो उन्हें आदेशित स्थान के पहले पड़ाव यानी कि पठानकोट तक ले जाने वाली थी। कर्नल शर्मा बताते हैं कि पाकिस्तानी एयर अटैक के कारण सेना की उस विशेष ट्रेन को दिल्ली से डिपार्ट करके अंबाला रोक दिया गया था और आगे का सफर उस ट्रेन ने इंडियन एयर एस्कॉर्ट्स की सुरक्षा में तय किया। तब कहीं जाकर वे सुरक्षित पहुंचे पठानकोट। तो हम ट्रेन में बैठ गए। हमने सोचा सुबह पहुंच जाएगा पठानकोट, लेकिन आंख खुली तो देखा हम अंबाला। तो हमने पूछा भाई क्या हो गया? कहता पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं वहां पर पठानकोट में, तो इस ट्रेन को जिसमें आर्मी जवान एंड ऑफिसर्स बैठे हैं एयरफोर्स से ट्रेन एस्कॉर्ट करेंगे, आपको पठानकोट ले जाएंगे। फिर हम पठानकोट पहुंचे तो वहां पर अटैक हुआ। पाकिस्तानी जेट्स दे अटैक्ड आवर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे कुछ प्लेन हमारे डैमेज हुए। बड़ा अफसोस था उस वक्त। कर्नल शर्मा बताते हैं कि दिल्ली से पठानकोट तक के सफर में फौजियों के प्रति देशवासियों की आत्मीयता देखने लायक थी। और रास्ते में हमें जो सिविलियन ने हमारी मदद की थी, पराठे जबरदस्ती हमारे पास डाल दिए थे। उन्होंने कहा नहीं साहब लेके जाओ खाओ। सब जगह यही होता था, जहां भी ट्रेन रुकती थोड़ी देर के लिए और प्यार से सिर पे हाथ रख के बेटा ठीक वापस आओ। पठानकोट से उधमपुर और जम्मू होते हुए श्रीनगर तक का कर्नल शर्मा का सफर आसान नहीं था। कई घंटों की लंबी यात्रा सेना के ट्रक द्वारा की गई। ट्रक के हिचकोलों ने शरीर के पोर पोर को दुखा दिया, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इस तकलीफ पर भारी था। चलिए हम पहुंच गए पठानकोट। फिर वहां से वही ट्रक में जाते थे, एक बक्सा और एक बिस्तर पे बैठ जाते थे। रास्ते में बताया गया था कि अटैक हो सकता है इन्फिल्ट्रेटर का आपके ट्रक पे, तो तैयार रहो। खैर तो हम जम्मू पहुंचे, फिर उधमपुर पहुंच गए। उधमपुर ट्रांजिट कैंप कहलाता है, जहां पर हमारा रुकते हैं अफसर जवान। तो रात को हम सोए वहां पर। जब आंख खुली तो ट्रेंचेस से निकल के अफसर आ रहे थे सब। बोले अटैक हुआ था पाकिस्तानी प्लेन्स का, हमारे जो एम्युनिशन डिपो था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, बच गए। खैर वहां से फिर वही ट्रक पकड़ा और पहुंचे श्रीनगर।
कुपवाड़ा के पास 303 फील्ड एम्बुलेंस में मेरी पोस्टिंग थी। ड्रगमोला कहलाती थी वो एरिया। हम वहां गए तो सीओ ने बोला तुम तंगधार जाओ। कुपवाड़ा से आगे एक वैली है तंगधार, वहां का कश्मीरी नाम है। और वो 3 साइड पाकिस्तानी होते थे और एक साइड इंडिया से कनेक्टेड थे हम। उस ब्रिगेड का नाम होता था 104 ब्रिगेड। खैर हम पहुंच गए। 2 पहाड़ियों के बीच में जगह थी, तो उनके जो वो आते थे गोले, वो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी के पार गिरते, अंदर नहीं गिरते थे। सेफ जगह बनी हुई। तंगधार वैली में घायल सैनिकों के इलाज के लिए फॉरवर्ड मेडिकल पोस्ट एक बंकर के अंदर बनाई गई थी और ऑपरेशन थिएटर भी उसी में था। प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ एक समस्या थी, जिसने लगातार एक बड़े हादसे की संभावना को बनाए रखा। इन विषम परिस्थितियों में भी अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दिया लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर के शर्मा ने। ऑपरेशन थिएटर बनता है आर्मी में, बंकर के अंदर बनता है। उसमें बिजली नहीं होती थी उन दिनों उधर, तो उसमें पेट्रोमैक्स जलता है, बुखारी जलती है, आराम ऑक्सीजन देते पेशेंट को, इथर देते हैं। अगर कहीं लीक हो गया तो हम सब लोग मारे। एक फौजी का काम कभी आसान नहीं होता। एक चुनौती का सामना कीजिए, दूसरी हाजिर है। तंगधार की तंग घाटी के तंग बंकर में तंग दस्ती मगर खुले दिल से अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे कर्नल शर्मा को अचानक आदेश मिलता है कि उन्हें यहाँ से लगभग 6000 फीट ऊपर पहुंचना है, जहां हमारी एक और बैटालियन लड़ रही है। फिर हम खाना खा रहे थे बैठे हुए एक दिन, तो ऑर्डर आया हमारे सीओ साहब का कि शर्मा तुम जाओ, आगे बहुत कैजुअलिटीज हो गई है, आपको मेडिकल अफसर हो जाओ। तो मेरे के साथ ये धोबी, स्वीपर और नर्सिंग असिस्टेंट ये दे दिए 11 आदमी के भी जाओ। तंगधार था 5000 फीट की हाइट पे और उन दोनों ठंड हो गई थी शुरू। तो 5000 फीट से हम 11000 फीट तक पैदल गए ऊपर, बट रात हो गई। पहुंचे वहां पर 11000 फीट बर्फ से ढकी हुई थी वो। जब हम पहुंचे हम थक गए थे बहुत ज्यादा, और थक के और हम सो लेकिन गए। सीमा पर सैनिक को नींद भला कब नसीब होती है। रात के 2 बजे ही कर्नल शर्मा को उठा दिया जाता है कि आगे ऊपर कुछ कैजुअलिटीज हो गई हैं और आपको अभी निकलना है, इमीडिएट। आगे का सफर तो और भी मुश्किल और जोखिम भरा था। रात का अंधेरा और रास्ते भर बिछी हुई माइंस। बहरहाल किसी तरह सावधानी से ये सफर तय करके कर्नल शर्मा अपने साथियों के साथ ऊपर पहुंचते हैं। इस समय तक सुबह के 4 बज चुके हैं। कर्नल शर्मा बताते हैं कि वे ऊपर पहुंचे ही थे कि अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। 2 बजे हमको जगा दिया रात को कि शर्मा साहब आगे कैजुअलिटी है, आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा रात को 2 जवान देते हैं हम आपको और ये आपको बचाएंगे। वहां दोनों तरफ माइन लगी हुई है, बिटन पाथ पे जाना। आप अगर आपने स्टेप किया एक माइन पे तो एक टांग या आप उड़ जाएगा एक आदमी। मैं कहता हूं जिसने एनसीसी ओटीयू ट्रेनिंग की, हमें आइडिया था माइन क्या होती है, कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। अकेले एक लाइन में चले हम। रात का वक्त था 2 बजे। अच्छा, फिर वो जो पहाड़ियां हैं ऐसे हैं, नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। 2 घंटे चले होंगे। फिर जब हम पहुंचे एक पिकेट के तरफ 4 बजे हो गए अर्ली मॉर्निंग, तो सडनली हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। कर्नल शर्मा और उनके साथी फायरिंग से बचने के लिए बड़े बड़े पत्थरों यानी कि बोल्डर्स के पीछे छुप जाते हैं। अल सुबह 4 बजे का वक्त, अंधेरे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये फायरिंग पाकिस्तानी सैनिकों की है या इंडियंस की। ये संभावना प्रबल होते ही कि ये भारतीय सैनिक ही होने चाहिए, कर्नल शर्मा और उनके साथी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम पर फायरिंग मत करो। जैसे तैसे इन लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचती है और फायरिंग रुकती है। भारतीय सैनिक और अधिकारी सॉरी बोलते हुए इन्हें लेकर बंकर में पहुंचते हैं और तुरंत उस तरफ जाने के लिए कहते हैं जहां कैजुअलिटीज उनका इंतजार कर रही हैं। तो अब हमें भी जरा पता नहीं कि ये पाकिस्तानी फायरिंग कर रहे हैं या इंडियन फायरिंग कर रहे हैं। हमें लगा तो ये इंडियन होने चाहिए। खैर पत्थर होते हैं बड़े बड़े, हमने सब इसके पीछे छिप जाओ, और हम बोल्डर के पीछे छुप के बैठ गए।
कैन यू बिलीव 1 घंटा तक फायरिंग हुई हमारे ऊपर। फिर हमने कहा यार क्या करें, इनको कैसे रोकें। फिर मैंने अपने साथियों से बोला, मैंने कहा यार तुम सब एक साथ चिल्लाओ कि हम इंडियन हैं, तुम्हारे डॉक्टर के साथ आए मदद करने के लिए। तो हमने 10-15 मिनट तक चिल्लाए, तब फायरिंग बंद हुई। उनका जेसीओ और जवान आए राइफल ताने हुए हमारे ऊपर और लैंप हाथ में पकड़े हुए। तब हमने उनकी शक्ल देखी, उन्होंने हमारी शक्ल देखी। मराठा रेजिमेंट के थे वो। हमने कहा भाई हमारे ऊपर क्यों फायरिंग कर रहे हैं, तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। बोले सॉरी डॉक्टर साहब, चलो फिर चलते हैं। फिर हमें वो अपने साथ बंकर ले गए। फिर उसके बाद बोले कैजुअलिटी आई है नीचे, आपको वहां जाना। कर्नल शर्मा और उनके साथियों की भागदौड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी था। जहां भी कैजुअलिटीज की इत्तला मिलती, ये टीम उसी तरफ दौड़ जाती। उस समय तक बर्फीले पहाड़ पर कोई अस्थायी फॉरवर्ड मेडिकल पोस्ट नहीं बनाई जा सकी थी, इसलिए स्पॉट पर पहुंचकर घायल सैनिकों को फर्स्ट एड दी जाती और उन्हें तंगधार रेफर कर दिया जाता था। वहां ये कंफ्यूजन भी बदस्तूर बरकरार रहा कि ये सैनिक कैंप या पोस्ट हमारी है या पाकिस्तान की। हम गए, दौड़ दौड़ के गए, तो वहाँ हेलीकॉप्टर आया, वो चला गया, कैजुअलिटी लेके नहीं गया। फिर हमने, वो मेजर साहब थे, तो हमने कहा तुम ऐसे ही ले जाओ तंगधार तक, करीब 20-25 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। फिर बोला सर आगे जाना है, आ गया, कैजुअलिटी आगे हुई है। फिर उसके बाद आगे चले हम। वो जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा सर ये कैंप है आपका। मैंने कहा यार ये हमारा है या पाकिस्तानी है। बट हम पहुंच गए उस एरिया में, बिमला पास कहलाता था वो, 12,500 फीट पे। वी हैड कैप्चर्ड, हमने वो पाकिस्तानी एरिया कैप्चर किया था। भागदौड़ के बीच आराम तो छोड़िए, खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। वे सब ऐसी जगहें थीं जहां प्रॉपर मैस फैसिलिटी पॉसिबल नहीं थी। कुछ ही जगह कैंपस में खाना बनता था। 3 दिन भूखे रहने के बाद कर्नल शर्मा तंगधार फोन करते हैं तो एक हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए फूड पैकेट्स लेकर आता है। हेलीकॉप्टर तो फूड पैकेट्स ड्रॉप करके चला जाता है, लेकिन शायद ईश्वर उनके धैर्य की अभी और परीक्षा लेना चाहता था। वो दिन हमने काटा तो हमको करीब तीसरा दिन हम लोगों को खाना नहीं मिला था, हम सिर्फ चाय पी रहे थे। अगले दिन हो गई, हमने फिर टेलीफोन किया, वहां से कनेक्टेड थे हम तंगधार से। हमने भाई खाना नहीं मिल रहा, क्या करें। उसने कहा अच्छा हेलीकॉप्टर से भिजवाते हैं आपके पास। एक हेलीकॉप्टर आया, हमने वेव किया, उन्होंने एक बोरी फेंकी, उसमें पूरियां थी, कुछ था पता नहीं, वो पहाड़ से लुढ़कती नीचे चली गई। उसको देखते रहे हम लोग, यार ये तो गया खाना भी हमारा था, हेलीकॉप्टर से चला गया। कर्नल शर्मा देखते हैं कि कुछ खच्चर कच्चे राशन की सप्लाई लेकर जा रहे हैं। वे उन खच्चरों को वहीं रोक लेते हैं और राशन ले लेते हैं। राशन तो मिल जाता है, लेकिन उसे पकाया कैसे जाए। न पकाने के बर्तन हैं, न नमक मिर्च मसाले हैं, न आग है और न ही लकड़ी का कोई इंतजाम। लेकिन भूख की शिद्दत किस तरह रास्ता निकाल लेती है, आइए सुनते हैं कर्नल शर्मा की जुबानी। नीचे कुछ अनाज जा रहा था, यानी चावल और दाल। वहाँ ये आते थे, पिट्ठू लेके आते थे ये लोग कश्मीरी, हमने रुकवा लिया। उसने कहा अच्छा सर, अब पकाए कैसे, बर्तन भी नहीं थे हमारे पास पकाने के लिए, और मसाले नहीं, कुछ नहीं, और लकड़ी नहीं। तो उसके बाद हमने 2-3 जवान नीचे भेजे कि तुम लकड़ी लेकर आओ। वो लकड़ी लेकर आए नीचे से, करीब 4-5 किलोमीटर नीचे जाके लेकर आए होंगे। पहाड़ों पे 2 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है। लकड़ी ले आए, लकड़ी लाने के बाद अब खाने के बर्तन किस पे पकाएंगे। हमने कहा अच्छा एक मोटर शेल होता है जिससे तोप का गोला दागते हैं ना, तो उसका शेल बच जाता है। हमने कहा यार इसके अंदर खाना पकाते हैं। तो आग जलाई, उसको उस पर रखा, उसमें चावल डाल दिए और दाल डाल दी। खैर पक गया खाना, करीब 3 घंटे लगे पकने में, 4 घंटे। 12,000 फीट पे वहां पर वो एयर प्रेशर कम होता है, बहुत टाइम लगता है। खैर खाना बन गया तो हमने बच्चों को कहा लो भाई खाना खाओ सब। हमने करीब तीसरे दिन खाना खाया, ना उसमें नमक ना मिर्च कुछ नहीं था। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता, और आगे जो बताऊंगा वो भी नहीं भूलेंगे, आप भी नहीं लेकिन भूलेंगे। ये क्या, खाने की प्लेट हाथ में आकर भी 2 निवाले से ज्यादा मुंह के अंदर नहीं जा पाए। शायद कुदरत का इम्तिहान अभी बाकी था,
लेकिन इस इम्तिहान को लेकर भी हमारे जांबाजों का हौसला और जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। विडंबना देखो, 2 निवाले डाले होंगे और टेलीफोन आ गया कि आगे से पाकिस्तानी बटालियन आ रही है, वो कितने आ रहे हैं पता नहीं। तो वो हमने छाली छोड़ी, हमने कहा अब क्या करें बताओ बच्चों, पाकिस्तानी अगर आ गए तो हम लोग सब मारे जाए, तो हम तो 11 हम कहाँ लड़ सकते हैं। तो हमने कहा मैं तो अफसर हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों के सामने ये रास्ता है, ये जा रहा है इंडिया को, तुम चाहो तो जाओ। कैन यू बिलीव, एक आदमी ने ये नहीं कहा कि सर हम जा रहे हैं, कि नहीं सर हम आपके साथ ही मारे जाएंगे, हम रहेंगे। और एक जवान था, उसने कहा सर हम 20-20 आदमियों को मारेंगे। इतना जोश था उसमें, और उस जोश में उसकी एक नस फट गई अंदर की और खून की उल्टी हो गई, तो बेहोश हो गया। अब बताओ, मैंने कहा ये पहले मरेगा, वो आए नहीं आए पता नहीं, एक इंफॉर्मेशन थी। फिर उसका हमने इंजेक्शन आईवी दिया, फ्लूइड दिया कि ये बच जाए। खैर बच गया वो। अब क्या किया जाए, हमारी एक पिकेट इसके ऊपर 500 फीट ऊपर एक हमारी LMG लगी हुई थी। कहता सर मारते रहेंगे, जितने मरेंगे देखी जाएगी, हम भी मर जाएंगे। और ग्रेनेड बॉक्स लेके ऊपर चढ़ा दिए उन्होंने, उसमें सिर्फ ग्रेनेड थे, हमारा कोई एम्यूनिशन नहीं था। एक MMG का एम्यूनिशन था और एक वो था ये LMG का था, कि एक एक ग्रेनेड फेंकते रहेंगे। मैंने कहा लड़ाई तो करो, आ गए तो मारे जाएंगे, कोई बात नहीं, लड़ाई करो। ये जज्बा था। ये वो जगह थी जहां कर्नल शर्मा ने अपनी टेम्परेरी फॉरवर्ड मेडिकल पोस्ट बनाई, जिसमें ड्रेसिंग के साथ साथ ऑपरेशन की भी फैसिलिटी थी। अब यहां बड़ी संख्या में घायल सैनिक आने लगे। उन्हें प्राथमिक उपचार देकर नीचे तंगधार भेज दिया जाता था, जो कि एक हायर सेंटर था। तंगधार भी वहां से 30-35 किलोमीटर बताया गया, एकदम बर्फीला पहाड़ी रास्ता। घायल सैनिकों को तंगधार ले जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर हमने अपने टेंट लगाए वहां पे, और ऑपरेशन थिएटर मैंने थोड़ा एक टेंट में बना लिया पट्टी वट्टी करने को। वहां पर कुबाइनी के कुछ हवलदार और 2 जवान थे, 10-11 हम थे। हमारी बहुत कैजुअलिटीज हुई। मेरे पास आए 120 आदमी आए। अब किसी की टांग में गोली लगी है, किसी की यहाँ गोली लगी है। हमारे उन घायल सैनिकों की हिम्मत और हौसला बेहद काबिले तारीफ कहा जाएगा, जिनकी टांगों में गोली लगी थी और वे फर्स्ट एड लेकर एक दूसरे की टांग में टांग बांधकर तंगधार तक, यानी कि 35 किलोमीटर पैदल गए। फिर मेरे पास आदमी आए जिनकी गोलियां लगी थी टांगों में। अब मेरे पास रहने को जगह नहीं, टेंट नहीं, खाने को नहीं, और बर्फ पड़ने वाली है। फिर मैं रात भर सोया नहीं, मैंने इन्हें खाना नहीं दे सकता, मैं दवाई दे दूंगा, क्या करूं। फिर मैंने उनको बुलाया, 60 आदमियों को बुलाया जिनकी टांगों में गोली लगी हुई थी। उनको अलग से जांच किया मैंने कहा बेटा देखो भाई बात यह है, मेरे पास खाना नहीं है, मैं दवाई दे सकता हूँ, दर्द की दवाई, लेकिन अगर तुम यहाँ रहे भूखे मर जाओगे, या बर्फ पड़ी तो बर्फ में मर जाओगे। तुमको पैदल जाना होगा और वापस जाना होगा तंगधार, जहां पर आपको सामान मिले, खाने पीने का सामान। तो वो बोले अच्छा सर हम जा सकते हैं पैदल। तो मैंने जिसकी बाईं टांग में लगी, जिसकी दाईं टांग में लगी, और उनकी दूसरी टांग दोनों बांध दी, दाएं बाईं टांग बांध दी। 2 टांग से वो चलते, हाथ कंधे पे रखे, हमने ऐसे जा सकते हो। कहते जाएंगे सर। वो गए 35 किलोमीटर चल के वो तंगधार तक पहुंचे। कैन यू ये तो इमेजिन? हिटलर ने भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान की फौज उसे मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को फतेह कर सकता है। सचमुच ऐसी ही है हमारी फौज, जिसकी मिसाल वो खुद ही है। आज बस इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी गर्व और रोमांच से भरी एक सलाम वतन के नाम श्रृंखला की अगली कड़ी का। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।